हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल MIM अकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा का, और टॉपिक है हमारा आज का दैट इज डायगोनलाइजेबिलिटी से रिलेटेड, और वो भी स्पेशल मैट्रिक्स दैट इज रैंक वन मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रैंक वन मैट्रिक्स सभी समझते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट रो हो या एक ही इंडिपेंडेंट कॉलम हो। ठीक है, अब उसकी डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कई बारी जो हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं लीनियर अलजेब्रा का मेजर पोर्शन आता है और उसमें डायगोनलाइजेबिलिटी वाला टॉपिक दिया होता है, बट एग्जामिनर क्या करते हैं, डायगोनलाइजेबिलिटी अगर आपको सिलेबस में दिया तो वो डायगोनलाइजेबिलिटी किसी भी मैट्रिक्स की पूछ सकता है आपसे। तो स्पेशली रैंक वन मैट्रिक्स की डायगोनलाइजेबिलिटी का एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको वो समझ लग गया तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे बहुत आसानी से हो जाएंगे। तो ठीक है, सीखते हैं। सो डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैट्रिक्स को हम डायगोनलाइजेबल कब बोलते हैं, कि एक मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तब होती है जब वो किसी एक डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो। व्हेन अ मैट्रिक्स इज सिमिलर टू इट्स डायगोनल मैट्रिक्स, और जिसकी डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो कोई और नहीं, इस एक ही आइगन वैल्यूज ही होती हैं, तब हम बोलते हैं हमारा मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है। बट जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो एक थ्योरम यूज करते हैं, और वो थ्योरम सभी को पता होती है, दैट थ्योरम इज अ मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ ईच आइगन वैल्यूज आर इक्वल। ये सबसे आसान होता है क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि एएम और जीएम हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, जो भी आइगन वैल्यूज हमें पता होती है मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हम उसी को यूज करके डायगोनलाइजेबिलिटी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सपोज एक मैट्रिक्स लेते हैं A n क्रॉस n सच दैट इस मैट्रिक्स का हम बोलते हैं कि रैंक 1 है, रैंक ऑफ A इक्वल टू 1। नाउ अब आपको इसकी आइगन वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। बड़ा आसान सा ट्रिक है कि अगर मैट्रिक्स का रैंक 1 हो तो उसकी एक आइगन वैल्यू होती है जो इस मैट्रिक्स का ट्रेस होता है, और बाकी सारी बची हुई आइगन वैल्यूज होती हैं 0। तो यस, इस मैट्रिक्स की एक आइगन वैल्यू तो होगी ट्रेस ऑफ A, और बाकी सारे 0। ये एक ट्रिक है, सभी को पता होनी चाहिए। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आता है रैंक 1 का, तो आइगन वैल्यूज आप इसी तरीके से बता सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो जो 0 आइगन वैल्यू हुई वो कितनी बारी हुई, n-1 टाइम्स। ठीक है, अब ये जो ट्रेस है वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, हम इसको एक नाम दे देते हैं न्यू नाम दे देते हैं इसको। ठीक है, न्यू आइगन वैल्यू। अब हम यहां से दो केस बना लेते हैं। दो केस ये कि एक बारी जब हमारा मैट्रिक्स का ट्रेस होगा 0, और एक बारी जब हमारे मैट्रिक्स का ट्रेस होगा नॉन 0। समझ रहे आप? तो जब तो ट्रेस 0 होगा फिर तो सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी मैट्रिक्स की, और जब मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 होंगी दैट मींस n क्रॉस n मैट्रिक्स है, n आइगन वैल्यू 0, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक आएगा वो आएगा x की पावर n, अगर मैं n क्रॉस n मैट्रिक्स ले रहा हूं तो बाय यूजिंग कैले हैमिल्टन थ्योरम a की पावर n इज 0 मैट्रिक्स, दैट मींस मैट्रिक्स इज निल पोटेंट। तो इससे एक बहुत बड़ी बात पता चली, कई बार डायरेक्टली पूछ भी लेते हैं कि अगर मैट्रिक्स रैंक 1 का हो और ट्रेस 0 हो तो वो मैट्रिक्स आपका निल पोटेंट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायगोनलाइजेबिलिटी डिस्कस कर रहे थे। तो डायगोनलाइजेबिलिटी देखो, जब आपका पता ही चल गया सारी आइगन वैल्यू 0 है, तो मैं उसको अगर नाम लैम्डा दे दूं, लैम्डा इक्वल टू 0, तो वो कितनी बारी आइगन वैल्यू है, n टाइम्स है। तो दैट मींस उस 0 आइगन वैल्यू का अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हुआ n। अब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हम निकालते कैसे हैं, ये मैं आपको यहां बताता हूं। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू ऑफ ए लैम्डा दैट विल बी गिवन बाय मैट्रिक्स का ऑर्डर, जो आपका मैट्रिक्स होगा n, माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i। ये एक तरीका होता है किसी भी आइगन वैल्यू का ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का, क्योंकि वैसे हम ये बोलते हैं कि जो लैम्डा की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि उस लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं। तो जब आप आइगन वेक्टर्स निकालते हो तो इसी फॉर्म से निकालते हो, a माइनस लैम्डा i ऑफ x इक्वल टू 0। अब आपको लैम्डा पता होता है तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि जो इसका आइगन वेक्टर होता है वो a माइनस लैम्डा i के कर्नल में बिलोंग कर रहा है। और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब होता है कि इसके पास कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स हैं, मैक्सिमल इंडिपेंडेंट सेट कितने हैं।
तो दैट इज द, इसके हम बेसिस के एलिमेंट्स काउंट कर रहे हैं, और बेसिस के एलिमेंट्स काउंट करना मतलब इसकी डायमेंशन पता कर रहे हैं, दैट इज द नलिटी। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज नथिंग बट इट इज द नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा i, और नलिटी को हम बाय यूजिंग रैंक नलिटी थ्योरम में लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि रैंक प्लस नलिटी इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, दैट इज n। तो n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा i करोगे तो वो नलिटी ऑफ a माइनस लैम्डा आएगी, व्हिच इज नथिंग बट ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा। तो ये होता है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका। तो अगर हम उस तरीके से देखें, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो निकाल रहे हैं क्योंकि हमारी जीरो आइगन वैल्यू है, तो ऑर्डर कितना है n माइनस रैंक ऑफ a माइनस, क्योंकि लैम्डा हमारा जीरो है तो जीरो इनटू आइडेंटिटी व्हिच इज नथिंग बट n माइनस रैंक ऑफ a का रैंक तो है हमारा 1, तो n माइनस 1। तो ध्यान से देखिए ये बराबर नहीं आ रहे, तो दैट मींस अगर मैट्रिक्स रैंक 1 का है और ट्रेस 0 हो तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। और वैसे भी जो भी नील पोटेंट मैट्रिक्स के बारे में जानता है, इतना पता होता है उसे कि नील पोटेंट मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब वो खुद जीरो मैट्रिक्स हो, पर वो जीरो मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता, रैंक 1 है तो कुछ ना कुछ तो नॉन जीरो एंट्री होगी ना, वहां से भी डायरेक्टली बोल सकता था। नहीं पता चल रहा तो AMGM तो निकाल ही सकते हो, वो बराबर आ नहीं रहा, तो यस मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल इफ ट्रेस इज जीरो प्रोवाइडेड मैट्रिक्स इज ऑफ रैंक 1। अब हम देखते हैं जब ट्रेस नॉन जीरो होगा तो क्या बनेगा। अब ट्रेस नॉन जीरो तो एक नॉन जीरो आइगन वैल्यू, बाकी सारी जीरो आइगन वैल्यूज। तो अगर हम देखें अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ न्यू कितना है, मैंने इसको न्यू नाम दिया, ये नॉन जीरो है, एक बार ही है तो अलजेब्राइक 1। जब भी किसी का आइगन वैल्यू का अलजेब्राइक 1 होता है तो ज्योमेट्रिक भी पक्का 1 होता है, क्योंकि जो GM होता है वो कभी AM को एक्सीड नहीं करता, ठीक है, और कम से कम 1 तो रहते रहते, दैट्स व्हाई AM और GM यहाँ पे बराबर हो, क्योंकि AM 1 तो GM 1। अगर हम बात करें अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ जीरो, जीरो की अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, अब जीरो है n-1 टाइम्स n-1। ज्योमेट्रिक निकालोगे यहाँ पे कितना आएगा, यही फॉर्मूले से निकालना, तो कितना आएगा n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा, तो जीरो है वो टर्म ही खत्म होगी, रैंक ऑफ a व्हिच इज n-1। तो यस हर एक आइगन वैल्यू का AM और GM यहाँ आपका बराबर आ रहा है। तो इससे क्या पता चला कि रैंक 1 का मैट्रिक्स अगर ट्रेस नॉन जीरो हो तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल पक्का होगी। तो दैट मींस रैंक 1 की डायगोनलाइजेबिलिटी डिपेंड करता है उसका ट्रेस कैसा है। अगर ट्रेस जीरो तो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, मोर ओवर वो नील पोटेंट बन जाएगा, और अगर ट्रेस नॉन जीरो है तो डायगोनलाइजेबल पक्का होगा। तो आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए आपके सामने दो क्वेश्चंस लिखे हैं, रैंक 1 की डायगोनलाइजेबिलिटी से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। सो पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ आपको क्वेश्चन, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, ये 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसकी सारी एंट्री A है। तो ये साफ साफ क्लियर हो रहा है कि ये मैट्रिक्स रैंक 1 या रैंक 0 दोनों का हो सकता है, इट डिपेंड कि A क्या है, समझ रहे आप पे। तो अगर तो A नॉन जीरो है फिर तो पक्का ही रैंक 1 है, रैंक 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सारे रो तो इसके स्केलर मल्टीपल्स है ना, सेम ही। बट अगर A 0 हुआ तो रैंक 0 हो जाएगा, और 0 रैंक मतलब A 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ रहे आप, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगा फॉर एवरी A बिलोंग्स टू रियल, या डायगोनलाइजेबल नहीं होगा किसी रियल नंबर्स के लिए फॉर सम A बिलोंग्स टू रियल नंबर, या डायगोनलाइजेबल सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो रियल नंबर्स के लिए होगा, मतलब जीरो के लिए नहीं होगा, या डायगोनलाइजेबल होगा ही नहीं फॉर एवरी A बिलोंग्स टू रियल। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, जब A नॉन जीरो होगा तब तो रैंक 1 है। अब रैंक 1 की डायगोनलाइजेबिलिटी डिपेंड करती है उसकी ट्रेस पे, अगर ट्रेस 0 तो डायगोनलाइजेबल नहीं होता, ट्रेस नॉन जीरो तो डायगोनलाइजेबल होता है। तो सिंपली अगर A नॉन जीरो होगा तो रैंक 1, तो ट्रेस चेक करो, तो ट्रेस कितना आ रहा है, ट्रेस ऑफ A आ रहा है आपका 4 ऑफ A, क्योंकि ये नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो आएगा, A नॉन जीरो ले रहा हूं तो 4A नॉन जीरो, तो यस ये डायगोनलाइजेबल होगा। दैट मींस ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल तो पक्का होगा फॉर एवरी A नॉन जीरो रियल नंबर्स, समझ रहे आप। तो ये बात पक्का क्लियर होगी है, फोर्थ पार्ट ये पक्का गलत होगी, ठीक है। अभी आप थर्ड ऑप्शन को टिक मत करना, क्योंकि उसने लिखा तो यही हुआ कि इट इज डायगोनलाइजेबल फॉर ऑल A बिलोंग्स टू नॉन जीरो रियल नंबर, बट ओनली वन लिखा है। ओनली का मतलब ये हुआ कि जीरो के लिए नहीं होना चाहिए। अब वैसे चेक कर लेते हैं, अगर A 0 होगा तो प्रॉब्लम क्या है, अगर A 0 होगा तो मैट्रिक्स का रैंक बनेगा 0, क्योंकि सारी एंट्री 0 मतलब मैट्रिक्स 0, बट 0 मैट्रिक्स तो डायगोनलाइजेबल होता है, डायगोनल मैट्रिक्स है,
एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। तो यस, ये तो जीरो रखने पे भी मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है, हालांकि रैंक 1 नहीं बना, बट स्टिल ये डायगोनलाइजेबिलिटी के और कॉन्सेप्ट से हो गया कि जीरो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होता है डायगोनल मैट्रिक्स के कारण। तो यस, इट इज डायगोनलाइजेबल फॉर ए अगर जीरो होगा तो। दैट मींस ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन आएगा कि इट इज डायगोनलाइजेबल फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल। तो ये ऑप्शन अपने आप में गलत ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिकली सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर ही नहीं जिसके ऊपर डायगोनलाइजेबल ना हो। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या दिया हुआ आपको, ये गेट में आया था क्वेश्चन 2004 में। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रैंक 1 से रिलेटेड है। आपको 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया होगा, ध्यान रखना 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये, ठीक है, और रैंक 1 है। तो बात कर रहे हैं डायगोनलाइजेबल, पहले ऑप्शन में कि m डायगोनलाइजेबल होगा और नॉन सिंगुलर होगा। ये तो नॉन सिंगुलर पक्का ही नहीं होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो रैंक है वो ऑर्डर से छोटा है, तो डिटरमिनेंट पक्का 0 आएगा, तो नॉन सिंगुलर कहां से होगा। तो ये तो इसी के कारण सीधा सीधा गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सीधा ही गलत है। सेकंड में कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल एंड निलपोटेंट बोथ, दोनों होंगे। दूसरे में कह रहा है कि डायगोनलाइजेबल और निलपोटेंट दोनों ही नहीं होंगे, नाइदर डायगोनलाइजेबल नॉर निलपोटेंट। और चौथे में कह रहा है कि आइदर डायगोनलाइजेबल और निलपोटेंट बट नॉट बोथ, मतलब दोनों में से कोई एक होगा बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चेक कर लेते हैं। अब देखिए, मैट्रिक्स का रैंक 1 है और मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो इसकी पक्का 2 ही आएगी वैल्यूज होंगी, 2 ही आएगी वैल्यूज होगी। एक तो पक्का ही ट्रेस होगी, दैट इज ट्रेस ऑफ m होगी, और एक 0। अब ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ट्रेस 0 है या नहीं। अगर तो 0 हो गया तो सिंपली पता चल रहा है आपको ये मैट्रिक्स निलपोटेंट बन जाएगी, समझ रहे। और अगर ट्रेस 0 नहीं है तो निलपोटेंट तो पक्का नहीं बनेगी, बट डायगोनलाइजेबल बन जाएगा, क्योंकि रैंक 1 की मैट्रिक्स ट्रेस नॉन 0 हो तो डायगोनलाइजेबल होता है। तो इससे क्या क्लियर हुआ कि मैट्रिक्स या तो डायगोनलाइजेबल होगा या निलपोटेंट होगा, बट दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि निलपोटेंट तभी बन रहा है ना जब ट्रेस 0 होगा, और ट्रेस 0 पे डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, और अगर डायगोनलाइजेबल होगा तो ट्रेस नॉन 0 होगा, तो फिर निलपोटेंट नहीं बनेगा। तो यस, आइदर इट इज डायगोनलाइजेबल और निलपोटेंट बट नॉट बोथ। तो यस, आपका सेकंड पार्ट भी गलत है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और ये भी नहीं हो सकता कि दोनों ना हो, बट फोर्थ पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।